हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। तो हमने एक लिस्ट बना ली है उसकी, तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज हम पहला पार्ट कर लेते हैं, फिर मैं कल को इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे तो फिर भी मतलब आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स आ सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप अगर करके चले गए तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस 2q माइनस क्यू प्लस क्यू 3q 2 चार्जेस जो है। ये जो कोई फिगर में 3 चार्जेस है, 2q और माइनस क्यू आपके फिगर के अंदर है और 3q जो है फिगर के बाहर है। तो इस जो भी फिगर है इसमें से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी भी सरफेस में जो चार्ज इंक्लोज होता है उसका 1 अपन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2q और माइनस क्यू चार्ज है सरफेस के अंदर, तो जो सरफेस के अंदर चार्ज होता है उसी को लेना है। ठीक है, बाकी जो सरफेस के चार्ज सरफेस के बाहर है उसको नहीं लेना है। तो 2q माइनस क्यू करेंगे हम, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और अपन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जीरो इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो क्यों होता है। बेसिकली मतलब ये आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में, क्योंकि कंडक्टर के अंदर एब्सेंस ऑफ चार्ज होता है, चार्ज ही नहीं होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। चार्ज जो होता है वो स्पेयर के सरफेस पे होता है, स्पेयर के अंदर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, अगर मान लो क्यूब का जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, तो क्यूब के सेंटर में हमने एक चार्ज को रखा है जिसका वैल्यू क्या है, क्यू है, और उसके एक सरफेस से एक फेस से जाने वाला आपको फ्लक्स बताना है। ठीक है, टोटल फ्लक्स होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फेस से बताना है तो टोटल फेसेस होते हैं क्यूब में 6, तो 1/6 से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम देखो इसी की तरह है, लेकिन इसमें आपको व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 अपोजिट फेसेस। इसमें 2 फेसेस से जाने वाला फ्लक्स बताना है। इसमें 1 फेसेस से जाने वाला, अगर ये 1 फेसेस से जाने वाला फ्लक्स है तो 2 फेसेस से जाने वाला क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1, मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर दोगे 3 से। ठीक है, यही तो होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 3 आ जाएगा, क्यू अपन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसे दे रखे, मतलब थोड़ा घुमा के दे दिया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन आ रखा है। ठीक है, टॉर्क का जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो आपके पास कितना टॉर्क निकल के आता है, तो ये टॉर्क होता है पी साइन थीटा। तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और इसके जो वो है केसेस हैं स्टेबल और अनस्टेबल के, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेल। तो सेंटर इस सरफेस से बाहर और सरफेस के अंदर और सरफेस के ऊपर क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी आपने गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ा होगा। तो ये भी काफ़ी बार आता है, काफ़ी बार आया हुआ है, 2010 और 2015 में भी आया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको गॉसेस थ्योरम के सारे एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ के जाता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों एप्लीकेशन के मतलब तीनों में से कोई ना कोई एप्लीकेशन आ ही जाएगा। एक होता है इनफाइनाइट वायर वाला, ये भी आ रखा है देखो काफ़ी बार, ये भी काफ़ी बार आ रखा है। ठीक है, और एक प्लेन सीट वाला होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट वाला, तो ये भी आ जाता है। मतलब कि तीनों में से कोई ना कोई आ सकता है। ठीक है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन तो आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। यहाँ तो फिलहाल अभी इक्वेटोरियल वाला रखा है। ठीक है, और इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी बतानी है आपको। मतलब ये आपका वो वाला हो गया, ये डाइपोल वाला, मतलब जो टॉर्क लगता है ना पी साइन थीटा, कब स्टेबल होता है कब अनस्टेबल होता है। तो उस केस में, स्टेबल के केस में जब थीटा आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, सॉरी जब थीटा आपका 0 डिग्री होता है तब स्टेबल होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है तो उस समय वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल वाला आया है। ठीक है, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और एक्सेल वाला भी आ रखा है देखो काफ़ी बार। अगर इक्वेटोरियल वाला आएगा तो एक्सेल वाला नहीं आएगा, अगर एक्सेल वाला आएगा तो इक्वेटोरियल, मतलब दोनों में से एक आ सकता है। इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 500 माइक्रोग्राम चार्ज एट अ सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 10 माइक्रोग्राम बिटवीन 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स। ठीक है, तो एक स्क्वायर है, ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है मेरे पास। ठीक है, क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर में एक चार्ज रखा है, तो इसके अपोजिट डायगोनली जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन कितना होगा।
यही तो पूछ रहा है। फाइंड आउट वर्क डन इन मूविंग चार्ज, यहाँ से यहाँ अगर ले जाओगे चार्ज को तो वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे चार्ज लगा तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा सेम इतनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की सेम है और चार्ज भी सेम है, तो पोटेंशियल दोनों में सेम है। तो ये मान लो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस हो गया। ये कैसा सर्फेस हो गया, इक्वी पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस में जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अलोंग द इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल पे वर्क डन जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो वर्क डन भी आपका जीरो हो जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ के जाना, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स को कंडक्टर बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक भी मतलब नॉर्मली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्सियल लाइन, ठीक है। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, ये भी आ सकता है, काफ़ी बार आया हुआ है देखो एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। डिराइव द एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो हमें निकालनी है। इसका डेरिवेशन भी है, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अगला देखते हैं, 2 चार्जेस 2 माइक्रोग्राम माइनस 2 माइक्रोग्राम, एक प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, दोनों को आपने 5 सेंटीमीटर अपार्ट रखा हुआ है, ठीक है। डिपेक्ट एन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो प्लस और माइनस चार्ज है तो इनके बीच में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना, ठीक है। एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा, तो कुछ यहाँ पे एक प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनता है। स्टार्टिंग में तो स्पेरिकल बनेगा, फिर धीरे धीरे इसका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू वर्सेस पोटेंशियल वी फॉर 2 कैपेसिटर C1 एंड बोथ द कैपेसिटर C1 एंड C2 बोथ द कैपेसिटर हैव सेम सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ C1, ठीक है। जो C2 का प्लेट एरिया वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू C1, विच लाइन A और B करस्पॉन्ड टू C1। इसमें से C1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, मतलब जिसका एरिया ज़्यादा होता है उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। तो ये कह रहा है कि C2 का कैपेसिटेंस एरिया ज़्यादा है तो C2 का कैपेसिटेंस में तो C2 ज़्यादा होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं स्लोप में क्या होता है, C इक्वल टू स्लोप क्या होगा, Q अपॉन V, ठीक है। Q वाई एक्सिस में और V एक्स एक्सिस में। तो C2 ज़्यादा है, तो हमसे पूछ रहा है कि C1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, A का ज़्यादा है, B का कम है। तो C1 का जो कैपेसिटेंस वो कम है, तो मतलब B जो है वो C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिंस स्लोप ऑफ B इज़ लेस देन दैट ऑफ, क्योंकि B का स्लोप कम है तो B का कैपेसिटेंस कम होगा A के कंपैरिजन में, इसलिए जो C1 है वो क्या है, B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, इतना चार्ज दिया आपको, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर इन फाइंड आउट द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस रखिए, तो वो पूछा है कि इनके बीच में कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। V1 V2 निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक्स निकालना होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आता है कभी कभी, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम चार्ज क्यू ऑन द वेरिएशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आता है। 3 चार्ज सिस्टम के लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना होता है, बाकी इसमें कोई टफ नहीं है, सीधे कोई वैल्यू पुट करो, आंसर आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बार आया भी है क्वेश्चन ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज इज 1 पिकोफैरेड, व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कह रहा है कि सीरीज़ में जो नेट कैपेसिटेंस है वो 1 पिकोफैरेड दे रखा है और सारे के सारे कैपेसिटर क्या है, आइडेंटिकल, मतलब सेम है, ठीक है। तीनों सी है। पहले आपको सीरीज़ की हेल्प लेके पहले आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पैरेलल में ऐड करने के बाद सीरीज़ में जो एनर्जी है, कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो निकालनी है सीरीज़ और पैरेलल में, फिर उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U = हाफ CV², ठीक है। हाफ CV² लग जाएगा। पहले आप सीरीज़ के लिए निकालोगे, सीरीज़ का तो कैपेसिटेंस आपको दिया है, पैरेलल का आपको निकाल के फिर पैरेलल का निकाल के इसी फॉर्मूले से फिर उनका रेशियो निकाल देना, ठीक है। दोनों के लिए पोटेंशियल आपका सेम है, सेम सोर्स लगाया ना तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। तो इजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, सही है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर का नेटवर्क दे रखा है C1 C2 C3, ठीक है। तो इसमें आपको ऐड करना है, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखो 2 बार तो मैंने दे दिया है और भी काफ़ी बार आया हुआ है, बस वैल्यू चेंज करके देखा है। यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 60 वोल्ट है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी देखो डायग्राम दोनों का सेम ही है, करना है एक ही तरीके से, ठीक है। इसको इसमें करते क्या है, पहले देख लेते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है।
ठीक है। पहले ऊपर के 3 तो सीरीज़ में लग जाएंगे, तो फिर 4 के साथ इसको पैरेलल में लगा देंगे, तो टोटल कैपेसिटेंस तो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर ऐसी एनर्जी निकाल दोगे हाफ सी वी स्क्वायर से। क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस सीरीज़ में जोड़ के, तीनों को सीरीज़ में जोड़ के इसके साथ पैरेलल में टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा, तो टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर C4 में एनर्जी पूछा है तो इसने सिर्फ, तो C4 के लिए C4 की वैल्यू रख के एनर्जी निकाल सकते हो बस। C4 में पूछा है तो सिर्फ C जो है वो C4 ही रखोगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी V तो 100 वोल्ट ही रहेगा उसमें, क्योंकि पैरेलल में हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज Q माइनस Q आर कैप डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव रिलेटिव टू द चार्ज Q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज 0। ठीक है, तो 2 चार्ज दे रखे हैं आपको, तो बीच की डिस्टेंस ये देखो, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन की इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस अच्छे से पढ़ के जाना है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसमें वर्क डन कितना होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसके परपेंडिकुलर होती है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये 3 बीच के हैं ये आपके पैरेलल में होते हैं, C2 C3 C4 आपके पैरेलल में है, इसको पैरेलल में ऐड करने के बाद बाकी जो आएगा तीनों फिर आपके सीरीज़ में हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो, और काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन। इफ अ DC सोर्स ऑफ 7 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस AB, हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन नेटवर्क। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल आप लगा सकते हो, हाफ CV स्क्वायर। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, तो हाफ CV स्क्वायर लगा के आप इसकी एनर्जी निकाल सकते हो। तो हाफ CV स्क्वायर एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर हो गया, एक होता है U इज इक्वल टू हाफ QV, एक होता है U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसके न्यूमेरिकल आते हैं काफ़ी। तो नेक्स्ट देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर। कौन सा वायर आपका थिक है, मतलब ज़्यादा मोटा है। तो रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, तो मतलब ज़्यादा थिक होगा। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली कॉपर की ज़्यादा होती है, नहीं मैग्नीन की ज़्यादा होती है कॉपर के कंपेरिजन में, तो मैग्नीन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो मैग्नीन का वायर थिक होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम एज सोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो इसमें आपसे ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें 38 ओम का रेजिस्टेंस और 2 बैटरी लगी है 200 वोल्ट की और 10 वोल्ट की। इसमें आप किरचॉफ रूल लगा के पहले टोटल पोटेंशियल निकालो 200 और 10 का, क्योंकि दोनों अपोजिट बैटरी लगी है, तो 200 माइनस 10 190 इसका वोल्टेज हो जाएगा। अगर आप इसमें किरचॉफ रूल लगाओगे तो करंट आ जाएगी V/R। आराम से किरचॉफ रूल से भी कर सकते हो, नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। द EMF ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल, तो EMF जो होता है सेल का वो हमेशा ज़्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज से। ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है, तो EMF जो है इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। ठीक है, जब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है तब EMF जो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही EMF होता है सेल का। लेकिन जब करंट ड्रॉन होती है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, कहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस पे, जिसकी वजह से जो टर्मिनल वोल्टेज है वो EMF से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन है, सो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन ग्राफ। तो टेम्परेचर और कॉपर के बीच का ग्राफ बनाना है, मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच के ग्राफ बनाना है, किसके लिए, कॉपर क्या है, मेटल है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर का हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, कॉपर मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ है हमेशा ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये याद रखना। और सेमी कंडक्टर का हमेशा सेमी कंडक्टर का ऐसा होता है, डिक्रीज होते रहता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती रहती है, तो इसका उल्टा बनेगा। डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर, इसकी ऐसा यूनिट लिखनी है। कंडक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से पढ़ के जाना, और ये जो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, I=NEAVD। ठीक है, ये वाला रिलेशन भी काफ़ी आता है प्रूव करने के लिए, तो इसको पढ़ के जाना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट I इज पास थ्रू देम, विच वायर इज हीटेड अप मोर। ठीक है, कौन सा वायर सबसे ज़्यादा हीट करेगा, नाइक्रोम वायर और दूसरी कॉपर वायर है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा हीट करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस तो हीट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो नाइक्रोम और कॉपर में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, रेजिस्टिविटी होगी नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम का जो वायर है सबसे ज़्यादा हीट करता है। ठीक है, इसलिए हीटर वगैरह में नाइक्रोम का एलॉय यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन द गिवन सर्किट, इस गिवन सर्किट में आप किरचॉफ रूल लगा के, ठीक है, किरचॉफ रूल लगा के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। किरचॉफ रूल के काफ़ी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हर बार आता ही आता है, कभी आ जाता है, देखो कभी आ जाता है, ये 2-3 बार आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ईजी है। किरचॉफ रूल लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है।
जैसे ये फिर से आगे देखो किरचॉफ रूल का क्वेश्चन, तो काफ़ी बार आ रखे हैं किरचॉफ रूल के क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व भी कर रखा है मैंने। तो अच्छे से किरचॉफ रूल सारे पढ़ के जाना, और उसके एक आध न्यूमेरिकल भी आप लगा सकते हो। तो इसी में से न्यूमेरिकल लगा लेना जो मैंने इसमें दे रखे हैं, 3-4 न्यूमेरिकल है, इसमें से कर लोगे तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रॉ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर फॉर नाइक्रोम, विच प्रॉपर्टी ऑफ नाइक्रोम इज यूज्ड टू मेक द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, नाइक्रोम क्या होता है? एक एलॉय होता है। नाइक्रोम क्या होता है? एक एलॉय होता है। ठीक है, और एलॉय का हम टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हमेशा क्या, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, सेमी कंडक्टर का डिक्रीज होता है, और एलॉय का क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो एलॉय का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब नाइक्रोम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कोई सा भी एलॉय दे दे, नाइक्रोम ना कोई सा भी एलॉय दे देगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, हल्का फुल्का करता है, बहुत ही कम करता है, लेकिन नॉर्मली कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, तो इसको अच्छे से ड्राइव करना भी सीख लेना, और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड अलोंग प्लस एक्सिस एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछिए तो एक्स एक्सिस में आपको दे रखा है क्या? वी दे रखा है, और फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, जो फोर्स है वो वाई एक्सिस में दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी में है तो मतलब आपस में परपेंडिकुलर होगी। अगर ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस में होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? जेड एक्सिस में होगा। अगला क्वेश्चन है, मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.6 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1.0 एम्पीयर, कैलकुलेट द सेंटर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू मीटर वाला, उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एम्पेयर सर्किटल लॉ हर बार आता है, देखो काफ़ी बार आ रखा है, और उसका एक एप्लीकेशन सोलेनॉइड वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ के जाना अच्छे से, एम्पेयर सर्किटल लॉ। और बायो-सैवर्ट लॉ भी आ रखा है, स्टेट बायो-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट डी आई करंट, डी एल कैरिंग करंट आई। ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ बहुत ही ईजी है, बायो-सैवर्ट लॉ तो आराम से हो जाएगा ये आ गया तो। और अगला क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, ये पैरेलल कंडक्टर होते हैं, पैरेलल कंडक्टर बनाने आपको, तो इसके बीच में कितना फोर्स लगता है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स लगता है, फोर्स का वो फॉर्मूला ड्राइव करना। ठीक है, क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन आई टू अपॉन में 2 r। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है पर यूनिट लेंथ के लिए, और इसमें 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी बतानी होती है आपको, 1 एम्पेयर की क्या डेफिनेशन होती है, तो ये इसी डेरिवेशन के साथ अटैच होता है 1 एम्पेयर का डेफिनेशन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो कभी ना कभी आ ही जाता है, 5 ये आता है वैसे 5 मार्क्स का। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो इसका डायग्राम, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आप पढ़ के जाना ढंग से। लॉरेंज फोर्स क्या होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंज फोर्स कभी कभी पूछ जाता है 1 मार्क्स में। और रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल अगर मैग्नेट के बीच में लगा है तो ये रोटेट करता है, तो रोटेट करते समय इसमें कितना टॉर्क लगता है, इसका भी डेरिवेशन है, जिसमें टाउ इज इक्वल टू कितना आता है, NIAB sin थीटा। ठीक है, NIAB sin थीटा आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो अगला देखते हैं मैग्नेटिज्म और मैटर में से। इसमें से देखो नॉर्मली डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीनों सब्सटेंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये दे दिया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी माइनस में। ठीक है, माइनस में किसकी होती है? डायमैग्नेटिक की होती है। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस में दे रखी है तो वो किसकी होती है? डायमैग्नेटिक की। अगर पॉजिटिव होती है तो पैरामैग्नेटिक, और हाईली पॉजिटिव होती तो फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बहुत सारे एलिमेंट दे दिए, इसमें बोला जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बताओ, तो बिस्मथ और कॉपर क्या होता है इसमें? डायमैग्नेटिक होते हैं। इसमें पैरामैग्नेटिक बताओ, तो पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम और कैल्शियम आपके पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो मैंने इनके पहले बोल दिया कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीनों को अच्छे से पढ़ के ही जाना है, तीनों से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या फिर तीनों में कंपैरिजन करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी कि तीनों में क्या क्या कंपैरिजन होता है। ठीक, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि इसमें मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो 800 है, तो 800 बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा किसके लिए होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी? फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, और उसकी दो प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है फेरोमैग्नेटिक की। ठीक है, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक, तो ये वाला ही बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे उसमें, समझ रहे हो? तो तीनों में डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखो क्या क्या आएगा, इसमें सबसे पहले ग्राफ दे रखते हैं आपको L और I के बीच में,
तो सॉरी फाई और आई के बीच में दे रखे हैं। तो इसमें आपको इंडक्टेंस बताना है किसका ज़्यादा है। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एफ आई इज इक्वल टू एल आई। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन आई। तो इसका स्लोप हो जाएगा फाई अपॉन आई। इस ग्राफ का भी स्लोप फाई अपॉन आई है, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, तो ए का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, स्लोप ए का ज़्यादा है तो ए का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगा। डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, राइट ऐसा यूनिट। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना, इसकी यूनिट भी बतानी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। और फेराडे लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेराडे लॉ आ सकता है इसमें पक्का। ठीक है, और इसका एक सेल्फ इंडक्टेंस में सोलेनॉइड का एक एक्सप्रेशन निकालने के लिए आते हैं। ठीक है, ये भी अच्छे से देख लेना, छोटा सा डेरिवेशन है, ये आया है काफ़ी बार, तो क्या पता, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब देखो लेंज लॉ के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में लेंज लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चन देखो, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और इसमें बताया जाएगा कि इसमें करंट की डायरेक्शन बताओ। ठीक है, तो हम राइट हैंड थंब रूल लगा के हम पहले करंट की डायरेक्शन देखेंगे, पहले वाले लूप में क्या है और नीचे वाले लूप में। पहले वाले लूप में अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको लगेगा कि जो करंट है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर को आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को आ रहा है, आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसमें हम लेंज लॉ का अप्लाई करके क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मतलब जो करंट इंड्यूस हुई है वो हमेशा क्या करती है, अपोज करती है ना। तो इस कॉइल में जो करंट जनरेट होगी, इस कॉइल में जो करंट जनरेट होगी वो हमेशा उसका अपोज करेगी। तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बाहर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा, उल्टा लगाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको क्या मिलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए अच्छे से, और राइट हैंड पाम रूल आना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से आप पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लोगे कहाँ पे जा रही है। ठीक है, फिर मैं राइट हैंड थंब रूल से आपको करंट की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन, कभी 2 रिंग दे देता है, कभी 1 दे देता है, कभी एक ऊपर एक नीचे दे देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखा गया है, और ये वाले क्वेश्चन भी है काफ़ी बार आया हुआ है। तो इसमें जब हम नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को इधर से पास ले जाते हैं तो इसमें पूछते हैं कि ए और बी की पोलैरिटी है। तो ए की पोलैरिटी प्लस हो जाती है अगर नॉर्थ पोल पास जा रहा है, और साउथ पोल पास जा रहा है तो बी की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नहीं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। सेम टू सेम ही क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम ऊपर वाली की तरह रिपीट हो रखा है, और काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको ही देख के जाना, क्या पता फिर से यही आ जाए। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में देखो क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले वॉटलेस करंट क्या होती है। ठीक है, वॉटलेस करंट जिसमें पावर कंजम्पशन होता है, जीरो होता है, तो उसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको वी दिया है, आई दिया है, पावर दे रखी है, पावर तो पावर इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो करंट को। ठीक है, डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम ही इसका यूनिट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स सी अपॉन ओमेगा सी, कैपेसिटिव रिएक्शन का। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। ठीक है, तो एक्स सी का ग्राफ बनाना है ओमेगा के टर्म्स में। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा, क्या होता है फॉर्मूला, एक मिनट। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या था, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा और एक्स सी में क्या है, उल्टा रिलेशन है। तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो एक्स सी जब ओमेगा बढ़ता जाएगा तो एक्स सी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, डिफाइन द क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखना है आपको। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है रेजोनेंस के केस में, और उसका यूनिट क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली शार्पनेस को दिखाता है। रेजोनेंस की शार्पनेस को कौन डिफाइन करता है, क्वालिटी फैक्टर, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन में आर, और ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, एल हो गया इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हो गया आर। ठीक है, ट्रांसफार्मर आएगा। अच्छा, ट्रांसफार्मर काफ़ी बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल वर्किंग अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है, रेशियो होते हैं वो फॉर्मूले के, वो आपका अच्छे से पढ़ के जाना। उसका न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। प्रूव दैट द एन आइडियल कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट नॉट इज। ठीक है, आइडियल कैपेसिटर में आपका पावर डिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, जीरो होता है, क्योंकि आइडियल कैपेसिटर को पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है। ठीक है, तो प्योर इंडक्टर वाले या प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में फाई आपका 90 होता है। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो पावर ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पावर यहाँ पे नॉट डिसिपेट पावर होती है, किसमें, प्योर कैपेसिटर हो या प्योर इंडक्टर वाला दोनों ही केसेस में ऐसी होता है। ठीक है, एलसीआर सर्किट आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट में पावर, हाँ एवरेज पावर, मतलब ये वाला जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी आ सकता है एग्जाम में, समझो। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, देखो आया है काफ़ी बारी वाला डेरिवेशन, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट, हम सप्लाई दे रखी है 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रखी है। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला लगा के आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया आराम से। ठीक है, फिर करंट निकालनी है आई आर एम एस। तो आई आर एम एस होता है वी आर एम एस अपॉन आर। तो वी तो आपको दे देगा 220, और आपको पता ही है, पावर आपने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। तो 10th का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बहुत ईजी है, आया हुआ है। तो ये कुछ सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर लोगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो।
जैसे यहाँ पे LCR सर्किट दिया है, इसमें L की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है और R की वैल्यू दी है। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिटरमाइन द रेजोनेंस की कंडीशन पे आपको पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है ओमेगा वाली, F वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है सोर्स फ्रीक्वेंसी, फिर क्वालिटी फैक्टर निकालना है आपको। इजी है वाला क्वेश्चन। फैक्टर का फॉर्मूला लगा के पहले ओमेगा नॉट निकालना, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट L/R। ठीक है, आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल ईजी है। सोर्स ऑफ AC वोल्टेज दिस और फिर ठीक है, मतलब ये LCR सर्किट है। LCR सर्किट जब आप सीरीज़ में लगाते हो तो इसमें जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। जेड क्या होता है, √R² ब्रैकेट में XL - XL² और tan phi क्या होता है, tan phi की वैल्यू निकालनी है आपको फेजर डायग्राम बना के, फेज एंगल निकालना है। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें। tan phi होता है XL - XC/R। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देख लेना अच्छे से, आ सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ज़्यादातर आप वेव्स के बारे में पढ़ना, जैसे माइक्रोवेव्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, एक्सरे के यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ लाइज इन द रेंज। ठीक है, जिसका वेवलेंथ इस रेंज में लाई करता है। ठीक है, इस रेंज में लाई करता है तो उसका वेव वो क्या है, नाम क्या है उस वेव का, तो उस वेव का नाम है एक्सरे और उसके यूजेस लिखने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको पूरा ऑर्डर याद करना पड़ेगा, कौन कौन सी रेज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, और किस किस वेवलेंथ के बीच में कौन सी रेज आती है और उनके यूजेस दो मतलब ज़्यादा नहीं, टू यूजेस आप याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जैसे इसमें बहुत सारी रेज दे दी है, इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ के टर्म्स में। तो वेवलेंथ के टर्म्स में पहले आपको बनाना आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले रेडियो वेव होता है, फिर इंफ्रारेड, फिर यूवी विजिबल। ठीक है, फिर लास्ट में एक्सरे। ब्लू लाइट का मतलब है विजिबल। ठीक है, ब्लू लाइट कहाँ मिलेगी आपको, विजिबल में तो मिलेगी। तो ऐसा मत कन्फ्यूज मत हो जाना, ब्लू लाइट क्यों दिया इसने। ब्लू लाइट मतलब विजिबल लाइट रेज होती है। ठीक है, बाकी इसमें प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। अगर वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है तो इसने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगा और मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा। ठीक है, दोनों तीनों आपस में क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिलेटेड टू द ईच अदर एंड रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है तीनों आपस में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होती है। ये भी इजी है। डू इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स कैरी इन एनर्जी। ठीक है, हाँ, वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करते हैं, तो आप बोलेंगे यस, हाँ ये करता है बिल्कुल, एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ प्रूव करने के लिए आ सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है। देखो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट, एम्पियर मैक्सवेल लॉ पढ़ लेना अच्छे से। और इसका ड्रॉ बनाने के लिए आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, जेड डायरेक्शन में आपको वेव जाते हुए दिखानी है, एक्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जेड में एक्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, वाई में मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपने बनाया हुआ, इससे डायग्राम बनता ना ये वाला, ऐसे फिर ऐसे करके बनता है। थोड़ा इसको सीखना पड़ेगा, ये बनता नहीं है एग्जाम में, तो इसको सीख लेना अच्छे से, जिसमें दोनों वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों दिखानी होती है हमें। ठीक है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द वेवलेंथ रेंज इतना। हाउ आर दीज वेव जनरेटेड, राइट देयर टू यूजेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 10 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर है। ठीक है, तो इसमें देखो वेवलेंथ का रेंज दे रखा है, तो आपको पहचानना है कि ये किस वेव की रेंज है। ठीक है, कौन सी रे है, ये एक्सरे है, गामा रे है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा और उसके यूजेस लिखने पड़ेंगे फिर दो। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ रखे हैं। देखो ये दो यूजेस आपने लिख दिया, जैसे ये वाली रेंज कितनी है, 10 नैनोमीटर से 10⁻³ ये एक्सरे की रेंज है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है ना, तो सबसे कम किसकी होगी, एक्सरे की। और एक्सरे के दो यूजेस आपने लिख दिए यहाँ पे, डायग्नोसिस ऑफ बोन फ्रैक्चर, ट्रीटमेंट ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आ सकती है। और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन लिखने के लिए भी आ सकती है, जैसे एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेव्स किस डायरेक्शन में जाएगी, जेड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, जेड एक्सिस में। तो अगर एक्स एक्सिस में तो ये E0 साइन ओमेगा टी के जेड माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के जेड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जेड क्यों आया, क्योंकि वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक है, ये एक्स आएगा। अगर वाई में जाएगी तो के वाई आएगा। तो जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी, जिस एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही होगी, उस एक्सिस का यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, जेड, जैसे जेड में ट्रेवल कर रही है तो जेड आ जाएगा, के जेड। तो हमेशा तीनों क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। अगर मान लो ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, तो जेड में वेव जा रही है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा एक्स में, और बी वाई में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको चेंज करना चाहते हो कि चेंज भी कर सकते हो। मान लो ये एक्स हो जाएगा, एक्स में वेव जा रही है, तो वाई में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वाई में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से चेंज भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देखोगे कि आपको इक्वेशन किस टाइप से लिखनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कंप्लीट कर लिए। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका सेकंड बुक का, वो हम कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।